बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी में मीटर ब्रिज ख़त्म किए थे। आज हेडिंग डालिए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी सब खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक लेक्चर संडे को आपको पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिवीजन लेक्चर डालेंगे, जिससे आपकी न्यूमेरिकल की और प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए पोटेंशियोमीटर और उसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, लिखें ए पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। ए पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the potential difference, across any two points accurately, राइट। तो कह रहा पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। कैसा? एक्चुअल, एक्यूरेट। याद करो वोल्ट मीटर में क्या प्रॉब्लम था, वोल्ट मीटर भी वोल्टेज रीड करता था, लेकिन वोल्ट मीटर से हम किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे वो हमेशा एक्चुअल से कुछ कम आता था, लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है वो हमेशा किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस रीड करके देगा, क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। तो सेकंड पॉइंट लिखें, पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड over voltmeter because it work on the concept of null point, and at the null point it does not drop any current. At null point it does not drop any current and give actual potential difference, राइट। तो कह रहे हैं पोटेंशियोमीटर को हम वोल्ट मीटर के ऊपर हमेशा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है और किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस रीड करके देता है। जबकि याद करो वोल्ट मीटर को जब हम लगाते थे तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हमेशा एक्चुअल वोल्टेज से कुछ कम आती थी, राइट। तीसरा पॉइंट लिखिए इसी में, अभी सर्किट वगैरह बनाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए पहले, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड to compare the EMF of two cell and to find internal resistance of a cell, राइट। और किसी भी सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की मदद से। अभी समझाते हैं कैसे, राइट। तो हमने आपको 3 पॉइंट लिखवाया कि हम पोटेंशियोमीटर की मदद से कोई भी दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं और किसी एक सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब जरा समझना बेटा, इसका जो सर्किट है हम वो पहले आपको समझा दें अच्छे से। सर्किट देखो क्या है इसके जो सर्किट में है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल बैटरी जिसका वोल्टेज V, ये एक्सटर्नल बैटरी है। यहाँ पर एक रियोस्टेट होता है, ये रियोस्टेट का सिंबल है, ये रियोस्टेट है। ये रियोस्टेट पता क्या करता है, हम इस रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस को सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। रियोस्टेट से हम कोई भी रेजिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल सके, राइट। तो देखो यहाँ पर एक रियोस्टेट और ये हमारा एक बैटरी है,
बैटरी है, ये वायर है, ये वो पोटेंशियोमीटर का वायर है, ये हमारा वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर है, ये वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। अच्छा, पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है उसकी कोई स्टैंडर्ड लेंथ नहीं है कि ये 100 सेंटीमीटर होगा या 200 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 400 सेंटीमीटर भी हो सकता है। याद करो, मीटर ब्रिज में जो वायर होता था उसकी एक स्टैंडर्ड लेंथ थी और वो कितनी थी, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। लेकिन पोटेंशियोमीटर में जो वायर होता है उसकी लेंथ कोई स्टैंडर्ड लेंथ नहीं है, वो 1 मीटर भी हो सकती है, 2 मीटर भी हो सकती है, 4 मीटर भी हो सकती है, राइट। तो ये कोई स्टैंडर्ड लेंथ नहीं है, ये वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब देखो यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर और ये मान लो एक रेजिस्टेंस बॉक्स और यहाँ पर हम एक जॉकी को ऐसे स्लाइड कर रहे हैं, जॉकी। तो ये जो रियोस्टेट है, ये जो रियोस्टेट है, जो रियोस्टेट है, इस रियोस्टेट का काम क्या है ये बताइए। इस रेजिस्टेंस को हम लोग एडजस्ट करते हैं ताकि हमें ये नल डिफ्लेक्शन मिले। कई बार क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन, कई बार क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस हम इसका इतना छोटा लेते हैं कि हम यहाँ जॉकी स्लाइड करना शुरू करते हैं और यहाँ तक स्लाइड कर देते हैं और हमें कहीं भी नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, नल डिफ्लेक्शन ही नहीं मिलता है। तो हम नल डिफ्लेक्शन पाने के लिए इस रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके एक सेट कर देते हैं और ये फिक्स कर लेते हैं, फिर इसको फिर फिक्स कर लेते हैं, एडजस्ट करके फिक्स कर लिया। फिर हम देखते हैं कि हमें नल डिफ्लेक्शन मिला। इसका मतलब बताओ, यहाँ से जो करंट गई आई, ये वायर मान लो पूरा, ये वायर की लेंथ फिक्स नहीं है, किसी पोटेंशियोमीटर में 100 सेंटीमीटर भी हो सकता है, किसी में 400 सेंटीमीटर भी हो सकता है, किसी में 200 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो ये करंट पूरी देखो यहाँ आई। अब देखो इसमें नल डिफ्लेक्शन है, तो पहले बताओ हम जब यहाँ से स्लाइड कर रहे हैं लगातार इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, करंट है, लेकिन जब नल डिफ्लेक्शन मिला तो इस रास्ते में करंट जीरो हो गई। नल डिफ्लेक्शन का मतलब जीरो करंट। और अगर इसमें जीरो करंट है, अगर बेटा इसमें जीरो करंट है, इसका मतलब ये पूरी करंट इधर चली गई, इस वायर से होते हुए ऐसे वापस बैटरी में आ गई। तो आप हमको बताना, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मान लो जे है, जे मान लो जॉकी जे, तो मैं तुमसे कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे, ए और जे के बीच में पोटेंशियल का ड्रॉप, और ये मान लो नल डिफ्लेक्शन की रीडिंग एल आ रही है, कितनी रीडिंग, एल लेंथ है। मान लो हमने यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन की जो रीडिंग देखी वो एल लेंथ है, इसके नीचे एक स्केल लगा होगा और उस स्केल पे हम लोग लेंथ देख लेंगे, राइट। तो मान लो ये नल डिफ्लेक्शन रीडिंग हमें कहाँ पे मिला, एल लेंथ पे मिला। तो ध्यान दो बेटा, क्या यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आई इंटू इतना रेजिस्टेंस, यार ये जो वायर है, ये वायर बताओ यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म वायर, पूरे में मटेरियल सेम है, पूरे में एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम है, ठीक। तो आप हमको इतना बताओ कि यहाँ से जो करंट गई ए से जे तक की जो एल लेंथ है, इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो बताओ यहाँ का आई इंटू आर, बताओ आई करंट जा रहा है और इसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा, कितनी लेंथ का, एल लेंथ का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा वो होगा आई करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड जे, ए और जे के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा, बताओ वो आएगा आई, एल लेंथ का रेजिस्टेंस होगा रो एल बाई ए, आई रो एल बाई ए। अब ध्यान से देखना, तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं आई रो बाई ए और इंटू एल। अब देखो ध्यान से, यार ये फिक्स है और इस पूरे वायर की लेंथ हमने मान लो 400 सेंटीमीटर ले ली, तो ये 4 मीटर लेंथ फिक्स है, तो इस पूरे का रेजिस्टेंस भी तो फिक्स होगा। तो ये आर फिक्स, ये पूरा रेजिस्टेंस फिक्स। तो बताओ ये जो करंट होगी, ये करंट बताओ फिक्स्ड है, यानी ये कांस्टेंट करंट है। और अगर ये कांस्टेंट करंट है तो आई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, रजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी, एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वायर है, हर जगह एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट। तो दिस होल नंबर इज कांस्टेंट। तो V बराबर के एल, हमने यहाँ पे जो K माना है वो माना है आई रो बाई ए को, आई रो बाई ए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि V अपॉन एल
बराबर ये के है, V बराबर के एल, तो V बाई एल बराबर के, और इस के को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियोमीटर के वर्क करने का प्रिंसिपल ही यही है कि हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है आई रो बाई ए, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है। इसका मतलब हर यूनिट लेंथ में इक्वल पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वायर है हर 1 सेंटीमीटर में एक फिक्स पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। यानी पोटेंशियोमीटर इस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा कि पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कि ये एल लेंथ, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस एल लेंथ के प्रोपोर्शनल, अगर ये लेंथ डबल पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नल डिफ्लेक्शन रीडिंग, राइट। इसे हम लोग बोलेंगे नल डिफ्लेक्शन रीडिंग, नल डिफ्लेक्शन रीडिंग, नल डिफ्लेक्शन रीडिंग। ओके, अब सुनो बेटा, V बाई एल बराबर कांस्टेंट, और इसको बोल रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब सवाल है लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, तो लीस्ट काउंट का मतलब है, देखो जरा, जिसका लीस्ट काउंट जितना कम, हम कहेंगे वो यूनिट लेंथ में उतना छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, हम कहेंगे वो इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो हम लोग हमेशा जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा हम उतना अच्छा उसको प्रेफरेंस देंगे, हम हमेशा वो ऑपरेटर्स प्रेफर करेंगे जिसका लीस्ट काउंट कम हो। क्यों? कि लीस्ट काउंट कम होने का मतलब है कि यूनिट लेंथ में वो कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस को रीड कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर एक लाइन लिखिए, तो लीस्ट काउंट को हम पहले समझाते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब है मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड, that can be measured by potentiometer, that can be measured by potentiometer। बहुत अच्छे समझ लीजिए, लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ में हम कम से कम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, राइट। अब इसी में नोट लगा के लिखिए एक लाइन, नोट लगा के एक लाइन लिखिए, तो बताइए हम हमेशा ऐसा पोटेंशियोमीटर प्रेफर करेंगे जिसका लीस्ट काउंट कम हो। क्यों? जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो यूनिट लेंथ में स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। मान लो किसी ने कहा हमारा लीस्ट काउंट 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, किसी ने कहा हमारा लीस्ट काउंट 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, तो हम हमेशा कौन सा 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर वाला प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर में 1 वोल्ट तक का पोटेंशियल रीड कर सकता है और वो 2 वोल्ट तक रीड कर पाएगा, 2 वोल्ट से कम का रीड नहीं कर पाएगा। तो हम हमेशा उस ऑपरेटर्स को पसंद करेंगे जिसका लीस्ट काउंट कम। तो नोट में लिखिए, लगे एज द वैल्यू ऑफ के, एज द वैल्यू ऑफ के, एज द वैल्यू ऑफ के डिक्रीजेस, as the value of k decreases, sensitivity increases, sensitivity increases, that is we always prefer, that is we always prefer a potentiometer, that is we always prefer a potentiometer of low potential gradient, of low potential gradient, of low potential gradient because of more sensitivity, because of more sensitivity, because of more sensitivity, right। तो हम हमेशा
उस पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करेंगे जिसका लीस्ट काउंट कम होगा। अच्छा एक बात और बताओ, अगर हम इस करंट की वैल्यू निकालें तो ये करंट देखो कांस्टेंट होगी, ये वायर ए है, यहाँ पे हम एक पॉइंट बी मान लें, तो ध्यान से देखना ए से बी तक का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, राइट, क्योंकि ये पूरी लेंथ तो फिक्स होगी ना। तो अगर हम यहाँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दें इस लूप में, तो जो करंट होगा वो होगा V अपॉन वो आर रियोस्टेट का रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ ए बी लेंथ, ये बताओ होगी वो करंट। और बताओ ये करंट बेटा कैसी होगी, कांस्टेंट, ये करंट कांस्टेंट होगी। तभी तो हम कह रहे हैं कि जो K है आई रो बाई ए, यही K तो हमारा लीस्ट काउंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसी को तो लीस्ट काउंट कह रहे हैं और पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहे हैं। और ये बताओ बेटा नंबर कैसा है, कांस्टेंट नंबर है। ये आई कांस्टेंट क्यों है, क्लियर है ना, क्योंकि ये लेंथ हमेशा एक कोई एक लेंथ फिक्स तुम लोगे कि भाई 400 सेंटीमीटर है, तो इस 400 सेंटीमीटर का अपना एक फिक्स रेजिस्टेंस होगा। ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस तुमने फिक्स कर लिया, तो बताओ बेटा करंट कैसी हो गई, फिक्स। तो आई रो बाई ए होल नंबर इज कांस्टेंट, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट और लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। नोट करिए और हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इसमें लिखा है केस मान, हटा दो बेटा से, देखिए जरा एंड डालिए एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, उसमें केस 1 लिखिए, एप्लीकेशन में केस 1 लिखिए, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। हम लोग 2 सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सर्किट वही है जो अभी हमने बनाया था। ये एक एक्सटर्नल बैटरी थी, ये रियोस्टेट था, ये रियोस्टेट, ये सिंबल रियोस्टेट का है, और ये वायर था, और हमने यहाँ पर एक सेल मान लो E1 EMF का एक सेल, ये एक्सटर्नल बैटरी है, ये एक सेल है E1 EMF का, और इसको हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट करते हुए, गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हुए, यहाँ जॉकी को स्लाइड करते हुए हमने देखा कि L1 लेंथ में एक नल डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो बताओ नल डिफ्लेक्शन की रीडिंग अगर L1 है तो ध्यान से देखना, मैं तुमसे कहूँ यहाँ A से J तक, बताओ यहाँ से जो करंट आएगी वो करंट पूरी की पूरी इधर घूम जाएगी, क्योंकि इसमें तो करंट 0 है। तो बताओ A से J तक यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और बताओ यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या बराबर होना चाहिए, पैरेलल है ना यार, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप, यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप बराबर होना चाहिए। तो ध्यान से देखो
ए से जे का पोटेंशियल ड्रॉप, ए से जे का पोटेंशियल ड्रॉप आप कहोगे आई इंटू रजिस्टेंस ऑफ L1 लेंथ, तो आप लिखोगे आई रो L1 बाई ए। तो आप पोटेंशियल ए से जे का लिखेंगे के L1, आई रो बाई ए को हमने के बोल दिया, के L1। अब जरा इधर आओ, इधर ड्रॉप देखो, इधर ई का ड्रॉप, E1 का ड्रॉप, करंट है ही नहीं, यहाँ करंट जीरो है, तो यहाँ IR जीरो है, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं, तो टोटल ड्रॉप कितना E1। तो यही ड्रॉप बताओ किसके बराबर होगा, E1 के, यही E1 के। तो इक्वेशन आ गया E1 बराबर के L1। तो ध्यान से देखो, अब हम तुम्हें जल्दी समझाएं, यानी यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल का ड्रॉप और इस रास्ते का पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप E1 है क्योंकि यहाँ IR जीरो है, यहाँ से चले तो प्लस से माइनस E1 ड्रॉप, इस रास्ते में E1 ड्रॉप, और वो E1 ड्रॉप यहाँ से यहाँ का ड्रॉप होगा, और यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप तुमने देखा था कि यूनिट लेंथ का ड्रॉप के होता है, यूनिट लेंथ का ड्रॉप के। तो बताओ L1 लेंथ का ड्रॉप के L1, तो E1 बराबर के L1। आई थिंक क्लियर, इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने दूसरा सेल लिया इसी सर्किट में, ये रियोस्टेट, ये रेजिस्टेंस वही फिक्स है, ये वायर। अब की बार हमने E2 EMF का सेल लिया, ये देखना प्लस से माइनस ड्रॉप दिखाना है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स को लगाते हुए, गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हुए, एक जॉकी को स्लाइड करते हुए, अब हमने देखा कि L2 लेंथ पे हमको नल डिफ्लेक्शन मिला। तो बताओ यहाँ से जो करंट आएगी आई ऐसे चली जाएगी। बताओ ये करंट, ये वाली करंट और ये वाली करंट बताओ अलग अलग होगी कि सेम होगी? तो आप कह रहे हैं सेम होगी। क्यों? क्योंकि आर वही है रियोस्टेट वाला, और बेटा ये लेंथ वही है वायर की, पूरी लेंथ, तो पूरा रेजिस्टेंस वही है वायर का। तो बताओ करंट तो वही होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी? आई बराबर, अच्छा अगर हम यहाँ ए बोल दें तो V अपॉन रियोस्टेट प्लस रेजिस्टेंस ऑफ ए बी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस सीरीज में होगा ये दोनों, तो करंट वही होगी। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप कितना होगा? KL2, और यहाँ वो ड्रॉप होगा E2, तो हम लिखेंगे E2 बराबर KL2। सेकंड इक्वेशन, जहाँ पर बताओ K की वैल्यू क्या है? आई रो बाई ए। याद करो ये हमने कैसे लिखा है, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ L2, और इधर वो ड्रॉप है E2, तो हमने देखो वास्तव में लिखा है E2 बराबर I रेजिस्टेंस ऑफ L2 लेंथ, तो E2 बराबर I रो L2 बाई ए, इसे बोल दिया K, तो ये हो गया KL2, तो E2 बराबर KL2। दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, तो E1 अपॉन E2, इनके EMF का कंपैरिजन बताओ L1 अपॉन L2 हो गया, क्योंकि K बताओ कांस्टेंट है और K की वैल्यू बताओ कितनी है? K की वैल्यू है I रो बाई ए, इसको हम लोग K बोल रहे हैं, ये नंबर ये हमारा K है। तो E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2, राइट। तो हम लोग दो सेल के EMF को कंपेयर कर सकते हैं बाई फाइंडिंग आउट नल डिफ्लेक्शन रीडिंग। तो हम एक बार E1 सेल को लगाए तो नल डिफ्लेक्शन L1 पे मिला, तो E1 बराबर हो गया KL1। अगली बार हमने E2 सेल को लगाया तो यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप और इस रास्ते का ड्रॉप बराबर होना चाहिए, तो E2 बराबर KL2 हो गया। दोनों का रेशियो निकाल लिया तो उनके EMF का रेशियो L1 बाई L2। अगर इसमें से नोट लगा के लिख लीजिए, मान लो इनमें से कोई एक सेल स्टैंडर्ड सेल है, मान लो हम कहें ये स्टैंडर्ड सेल है जिसका EMF हमें पता है मान लो 5 वोल्ट है, तो क्या दूसरा जो अननोन सेल है उसका EMF हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, बड़े आराम से। अगर इन दोनों में से कोई एक स्टैंडर्ड सेल हो जाए जिसका EMF हमें पता है, तो दूसरे सेल का नॉन EMF हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें नोट लगा के नीचे लिखिए, इफ वन ऑफ दीज सेल is standard cell, if one of these cell is standard cell of known EMF, then EMF of other cell can
can be calculated, then EMF of other cell can be calculated, right? नोट करिए इसे और लिखें केस टू लिखिए। बेटा नल डिफ्लेक्शन था तो देखो इसमें कोई IR का ड्रॉप नहीं, तो यहाँ से चले इधर E1 का ड्रॉप और यहाँ से IR1 का ड्रॉप, तो I इंटू इतना लेंथ का रेजिस्टेंस, तो यहाँ देखो हर यूनिट लेंथ में K ड्रॉप है जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो L1 लेंथ में ड्रॉप होगा KL1 और वही ड्रॉप यहाँ होगा E1, तो E1 बराबर हो गया KL1, राइट। हेड डालें, केस 2 लिखें, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो जरा समझते हैं, केस 2 लिखिए, केस 2 डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। हम एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं बाय हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। समझते हैं, फिर इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहले तो आप सर्किट समझ लीजिए अच्छे से। सर्किट यहाँ बना दे इस साइड, ठीक है। ये हमारा एक बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी, यहाँ पे एक की है जिसका नाम K1। अभी ये की हमने क्लोज नहीं की, देखिए हम इसमें से की अंदर इंसर्ट कर देंगे तो ये सर्किट चालू हो जाएगा, सर्किट स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये सर्किट ओपन है, की का मतलब स्विच समझिए, एक स्विच है ये, अभी ओपन है और यहाँ पर एक रियोस्टेट जिसका रेजिस्टेंस हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है। अब देखना, और यहाँ पर वो वायर पोटेंशियोमीटर का ऐसे ए से लेकर के बी लेंथ का रेजिस्टेंस, ठीक। हम निकालना चाहते हैं किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ध्यान से देखना, अभी देखो यहाँ की हमने ओपन रखी है, यहाँ पर एक सेल जिसका ईएमएफ है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस E1 क्या E बोल दे रहे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ये एक सेल है ऐसे, ये एक सेल है जिसका ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ध्यान देना। और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन करते हुए जॉकी को ऐसे स्लाइड किया है, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा जरा। हमने ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, यही हमें निकालना है। हमने सेल के साथ, सेल के टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ पर एक नोन रेजिस्टेंस R लगा दिया। ये हमारा नोन रेजिस्टेंस है, मतलब जिसकी वैल्यू हमको पता है वो रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर एक की K2 अभी हमने इंसर्ट नहीं करी है, तो ये की जो है वो ओपन है
और यहाँ से हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया है। इस पूरे को हम लोग बोलते हैं सेल सर्किट, इसे बोलते हैं सेल सर्किट, और इसे बोलते हैं पोटेंशियोमीटर सर्किट। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर सर्किट है। ध्यान से देखना, अब हम समझाते हैं आपको पूरा प्रोसेस, बढ़िया से समझेंगे। बहुत आसान है बेटा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, देखना भाई, सबसे पहले देखो हमने क्या करा, हमने K1 क्लोज किया एंड K2 को ओपन रखा। ध्यान दो, पहले हमने ये किया, जैसे हमने यहाँ की इंसर्ट करी, ऐसे यहाँ की इंसर्ट की, तो ये सेल सर्किट स्टार्ट हो गया, सेल सर्किट स्टार्ट हो गया। और ये देखो कि अभी ओपन है, अगर ये ओपन है तो जवाब दो बेटा, क्या ये रेजिस्टेंस यूज में है या नहीं, ये पहले ही बताओ। अगर ये स्विच ओपन है तो ये रेजिस्टेंस तो बेकार है, ये तो बेकार है, ये अभी सर्किट का हिस्सा है ही नहीं, ये तो केवल लगा लिया हमने इसलिए कि जब इसे क्लोज करें तो अलग से फोटो ना बनाना पड़े। ठीक है, तो देखो जरा, अगर ये ओपन है तो ये बेकार है, तो ध्यान से देखना। और हमने इस जॉकी को स्लाइड करना शुरू किया और हमने देखा कि नल डिफ्लेक्शन मिला। क्या मिला? नल डिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिएगा, हमने देखा नल डिफ्लेक्शन हमको मिल गया। अब नल डिफ्लेक्शन जब मिला तो देखो ये नल डिफ्लेक्शन हमको L1 लेंथ पे मिला। कितनी लेंथ पे? L1 लेंथ पे। तो बताओ इसका मतलब ये जो करंट आई वो करंट पूरी की पूरी इस वायर के होते हुए ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, और इस रास्ते में कोई करंट नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि इसमें नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये तो सर्किट का हिस्सा ही नहीं है, यहाँ कोई करंट नहीं गई। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ए से जे तक का पोटेंशियल का ड्रॉप बताओ कितना होगा? KL1। KL1 यूनिट लेंथ का ड्रॉप K है, तो L1 लेंथ का ड्रॉप KL1। तो बताओ यहाँ से अगर हम चलें और इस रास्ते में चले जाएं तो ड्रॉप बताओ उतना ही मिलना चाहिए। तो चलो यहाँ से चले, कितना ड्रॉप? E का ड्रॉप। यहाँ कितना ड्रॉप? कोई ड्रॉप नहीं, क्योंकि करंट ही नहीं है, यहाँ कोई करंट ही नहीं है, तो IR 0। तो यहाँ ड्रॉप E, और बताओ यहाँ पे भी कोई ड्रॉप नहीं, करंट 0 है, करंट 0 है। तो बताओ हम देख रहे हैं कि यहाँ इस रास्ते में ड्रॉप E है, तो वही E बराबर होगा KL1। ये पहली इक्वेशन आ गई। ये कब की बात है? जब हमने सेल सर्किट को ओपन रखा है, इस की को हमने ओपन रखा है। वास्तव में हमने अभी इसका कनेक्शन बनाया ही नहीं, राइट। अब हम दूसरा फोटो बना रहे हैं, फिर समझाते हैं। अब दूसरे फोटो में देखना कि K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज्ड। अब दोनों को क्लोज कर दिया, इसका मतलब अब ये रेजिस्टेंस भी सर्किट का हिस्सा बनने जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, हम दूसरा फोटो बना के समझाएंगे। ये बात एकदम क्लियर है। अब देखना, यहाँ पे हमारी बैटरी थी, ये की K1, इसको क्लोज किया गया है। ये रियोस्टेट, इसका रेजिस्टेंस फिक्स हो चुका है। ये वायर, इसका रेजिस्टेंस पूरा फिक्स हो गई होगा। और यहाँ पर एक सेल जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ एक गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन बनाते हुए जॉकी को स्लाइड किया गया। और यहाँ पर हमने एक नॉन रेजिस्टेंस R लगाया है, और इस की को भी हमने अब की बार क्लोज्ड कर दिया है। ध्यान से देखना, K2 को भी क्लोज्ड कर दिया, यानी अब ये सर्किट भी चालू हो गया। तो ध्यान से देखना अब क्या हुआ। और हमने फिर जॉकी को स्लाइड किया, और फिर हमने देखा कि अब की बार L2 लेंथ पर नल डिफ्लेक्शन हमको मिल रहा है। हमको नल डिफ्लेक्शन किस लेंथ पे मिल रहा है? L2 लेंथ पर। इसका मतलब समझो बेटा, अगर L2 लेंथ पे हम नया नल डिफ्लेक्शन, कब? जब हमने इस रेजिस्टेंस को भी यूज़ किया, तो हमको बताओ नल डिफ्लेक्शन कितनी लेंथ पे मिला? L2 लेंथ पे। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो हम अगर कहें इस वोल्टेज को V0 कहते हैं, नाम में क्या रखा, कुछ भी कह दीजिए। तो बताओ, यहाँ से जो करंट गई आई, वो करंट अभी भी इस वायर के होते हुए चली गई, ऐसे। ये करंट अभी भी वही होगी पुरानी वाली,
क्यों होगी वही पुरानी वाली? क्योंकि ये आर वही और ए से बी तक का रेजिस्टेंस पूरे का वही, तो सर्किट की करंट भी वही। अब नल डिफ्लेक्शन ध्यान से देखना, तुम कहो सर इसका क्या है? देखो यहाँ करंट जीरो है, यहाँ करंट जीरो है, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन है तो यहाँ कोई करंट नहीं है। लेकिन इस सेल से जो करंट निकली, मान लो I1, वो इस रजिस्टेंस से होते हुए ऐसे घूम गई I1, यानी एक नई करंट यहाँ सेल के सर्किट में ऐसे घूम रही है। और वो करंट कितनी है? I1। तो I1 करंट यहाँ ऐसे घूम रही है, राइट। तो ज़रा बताओ तुम मुझे, मैं तुमसे कहूँ अब यहाँ से A से J तक का वोल्टेज और इस रास्ते में वोल्टेज बराबर होना चाहिए। बोलो भाई, होना चाहिए। मैं अगर यहाँ से यहाँ चला जाऊँ A से J तक का पोटेंशियल का ड्रॉप और मैं इस पॉइंट से इधर तक चला जाऊँ इस रास्ते, तो पोटेंशियल ड्रॉप मुझे बराबर मिलना चाहिए। क्लियर? तो मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये वाला मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि ये आप फोटो बना चुके हैं, ठीक। अब देखिए जरा, बहुत बढ़िया समझिएगा। ये वाली करंट सेल करंट है जो यहीं घूम रही है, और यहाँ कोई करंट है नहीं, तो ये वाली करंट यहीं घूम गई। और यहाँ देखो रेजिस्टेंस बॉक्स और गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। तो जरा देखना, अब वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ से चले हम, यहाँ कितना ड्रॉप, यहाँ देखो प्लस से माइनस E का ड्रॉप, और इधर देखो करंट के उल्टा आ रहे हैं, तो वोल्टेज का रेस, तो टोटल ड्रॉप हुआ E माइनस I1R, इतना ड्रॉप। यहाँ से अगर हम यहाँ तक जाएं तो E का ड्रॉप I1R का रेस, मान लो 10 वोल्ट का ड्रॉप 2 वोल्ट का रेस, तो टोटल ड्रॉप 8, 10 माइनस 2 वही लिखा है। तो यहाँ से चले E का ड्रॉप I1R का रेस, करंट के उल्टा I1R का रेस, टोटल ड्रॉप हुआ E माइनस I1R, और यहाँ देखो कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ आ गए। तो ये बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज का ड्रॉप KL2 के बराबर। और जहाँ पे बेटा K तुम्हें पता है ना, वही I रो बाई A, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक काम ना करें, इतने वोल्टेज को हम B नाम दे दे रहे हैं। अब ये हो गया KL2, इक्वेशन नंबर 2। ये ध्यान देना, ये V वोल्टेज कौन सा है? V वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज है। अब वो E के बराबर नहीं है। E के बराबर तब था जब यहाँ कोई करंट नहीं थी, पिछले केस में, क्योंकि जब ये करंट नहीं थी तो यहाँ का ड्रॉप E था और वो नल डिफ्लेक्शन L1 में मिलता था, तो E बराबर KL1 था। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज का ड्रॉप E नहीं है, E माइनस I1R है, उसको हमने V नाम दे दिया KL2। इक्वेशन 1 और 2 को जरा डिवाइड कर दो, तो E बाई V L1 बाई L2, इसे नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, या ऐसे डिब्बे में बंद कर दो। पहले तो अच्छे से समझो E क्या है। E है सेल का EMF, और V क्या है? V है जब हम सेल सर्किट क्लोज करते हैं, यानी सेल सर्किट स्टार्ट करते हैं, तब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल का ड्रॉप। अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल का ड्रॉप E नहीं होगा, E माइनस I1R होगा, जिसे हमने V नाम दिया है। तो अब देखना ध्यान से, E की वैल्यू क्या होगी। चलो इस पूरे में अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं पूरे क्लोज लूप में, तो E बराबर होगा, देखो क्या, E बराबर होगा I1 स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये कैपिटल R, ये वाला रेजिस्टेंस देख लो, यहाँ से यहाँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो इस क्लोज लूप में। E बराबर I1 स्मॉल r प्लस कैपिटल R। और बताओ V कितना वोल्टेज है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V है, क्या वही वोल्टेज ये होगा? और ये वोल्टेज होगा I1 इंटू R। देख लो, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V है, तो वही वोल्टेज होगा I1 इंटू R। तो बताओ, जो V तुमने माना था वो हो गया I1 इंटू R। दोनों को डिवाइड करो तो E बाई V, I1 से I1 कट गया, स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R। ये वैल्यू मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ। तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R बराबर L1 अपॉन L2। हमें क्या निकालना है? स्मॉल r। तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, L1 अपॉन L2, ये 1 हुआ तो इधर आ गया -1। तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई कैपिटल R टाइम्स L1 अपॉन L2 -1। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल।
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। L1 कब की रीडिंग है? L1 नल डिफ्लेक्शन रीडिंग, नल डिफ्लेक्शन रीडिंग व्हेन सेल सर्किट इज ओपन, व्हेन सेल सर्किट इज ओपन। और L2 कब की रीडिंग है? व्हेन सेल सर्किट इज क्लोज्ड, जब सेल सर्किट भी शुरू हो गया है, राइट। और ये आर हमारा ये वाला रेजिस्टेंस है जो कि बताओ नोन रेजिस्टेंस है। और नोन रेजिस्टेंस कौन सा वाला? ये सेल सर्किट, मैं लिख दे रहा हूँ सेल सर्किट नोन रेजिस्टेंस, सेल सर्किट का नोन रेजिस्टेंस है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा अच्छे से। एक एक बात अगर समझिए तो कोई सवाल में फंस नहीं सकते आप। फॉर्मूला अगर रटोगे तो सवाल में फंसा लेंगे वो आपको, लेकिन अगर तुमने समझा है कि कैसे करंट, कौन सी करंट कहाँ गई है, तो कभी नहीं फंस सकते आप न्यूमेरिकल में। बेटा हमने यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V माना है अब, तो वो हुआ E माइनस I1R। यहाँ E का ड्रॉप, I1R का रेस, तो नेट ड्रॉप E माइनस I1R। वही ड्रॉप यहाँ होगा I1 इंटू कैपिटल R। तो E माइनस I1R को हमने लिख दिया V और उसे लिखा I1 इंटू कैपिटल R। आई थिंक क्लियर, मैं मान रहा हूँ आपने नोट कर लिया है। अब इस पर हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, चलिए देखिए, सवाल के माध्यम से बात करेंगे अब। तो पहला सवाल देखिए, हम आपको पहले सर्किट बना दें, फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखवाएंगे। ये एक्सटर्नल बैटरी जिसका EMF E0, ये रियोस्टेट, और ये एक पोटेंशियोमीटर का वायर। हमने 2 सेल पहले ऐसे लगाए, पोलरिटी देखना, ये E1 ये E2, प्लस माइनस माइनस प्लस। और एक गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी को जब स्लाइड किया तो 120 सेंटीमीटर पर हमको नल डिफ्लेक्शन मिला। नल डिफ्लेक्शन मिला कितनी लेंथ पे? 120 सेंटीमीटर पे। मैंने कहा भी था आपसे कि ये वायर ज़रूरी नहीं 100 सेंटीमीटर का हो, ये 400 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। अब आ जाओ, फिर हमने दोबारा इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में दोबारा में इन्हीं 2 सेल को ऐसे लगाया, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, देख लो अच्छे से E2 पोलरिटी देख लीजिएगा। और हमने अब गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके फिर जॉकी को स्लाइड किया और नई रीडिंग हमको नल डिफ्लेक्शन रीडिंग अब की बार 300 सेंटीमीटर पे मिला। ये नल डिफ्लेक्शन है, यानी हमने एक्सपेरिमेंट कितने बार किया? 2 बार किया। एक बार हमने ऐसे सेल को लगाया, प्लस माइनस माइनस प्लस, अगली बार प्लस माइनस, और 2 बार नए नए नल डिफ्लेक्शन रीडिंग ऑब्जर्व करी
पहली नल डिफ्लेक्शन रीडिंग 120 सेंटीमीटर थी जब ये कनेक्शन था, जब ये कनेक्शन है तो नल डिफ्लेक्शन 300 सेंटीमीटर पे है। सवाल लिखें इन द फिगर, क्वेश्चन लिखें इन द फिगर ए लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर, in the figure a long uniform potentiometer wire AB, in the figure a long uniform potentiometer wire AB is having a constant potential gradient, along its length, having a constant potential gradient along its length, then find पहला पार्ट E1 अपॉन E2, हमको E1 अपॉन E2 निकालना है, पहला पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट दो सवाल हैं। पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर सेल E1 सेल अगर हम अकेले इस्तेमाल करते तो नल पॉइंट की क्या पोजीशन होती वो भी हमको बताना है, राइट। तो समझो बेटा, बहुत ही आसान सवाल। चलो भाई, पहले ये बताओ, यहाँ से 120 सेंटीमीटर में ड्रॉप और इस रास्ते में ड्रॉप बराबर होना चाहिए, यस। तो यहाँ कितना ड्रॉप E1, यहाँ कितना रेज E2, रेज हुआ, यहाँ ड्रॉप, ये रेज, तो नेट ड्रॉप E1 माइनस E2। तो देखो पहले केस में नेट ड्रॉप E1 माइनस E2 और ये बराबर होगा KL1। तो KL1 है 120 सेंटीमीटर, फर्स्ट इक्वेशन। बताइए पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है, उसको हमने K मान लिया, जो कि होता था I रो बाई ए, I ऐसे आता था और ये वायर से होते हुए ऐसे वापस आता था, ठीक है, I रो बाई ए। अब देखो ध्यान से, अब अगर हम बात करें अगली बार जब हमने ये वाला सर्किट बनाया तो यहाँ ड्रॉप E1, यहाँ ड्रॉप E2, टोटल ड्रॉप हुआ E1 प्लस E2 बराबर, और बताओ नल डिफ्लेक्शन मिला 300 सेंटीमीटर पे, तो बराबर के 300 सेंटीमीटर सेकेंड इक्वेशन। ड्रॉप लिख रहा हूँ मैं, ड्रॉप, तो यहाँ E1 का ड्रॉप, यहाँ E2 का ड्रॉप, और वो ड्रॉप होगा I इंटू R 300 सेंटीमीटर का, तो बताओ वो K इंटू 300। क्लियर है ना। दोनों कर दो डिवाइड ना करो, एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो। E2 कट गया, 2E1 बराबर, ये आया 420 के, E1 आ गया 210 के, ये E1 की वैल्यू आ गई। अब दोनों को जरा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2E2 बराबर ये कितना आ रहा है 180, देख लो बेटा 180 के, E2 आ गया 90 के, ये E2 आ गया। तो बताओ पहला ऑप्शन हमसे पूछा E1 अपॉन E2 बराबर, तो आप कह रहे हैं 210 के अपॉन 90 के से के कट गया, तो E1 अपॉन E2 30 से काटो 7/3 आ गया E1 बाई E2। अब सुनो, हमसे दूसरे पे कह रहे हैं पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर सेल E1। मतलब इस बात का ये हुआ कि अगर हम इस सर्किट में केवल E1 सेल इस्तेमाल करते, केवल E1 सेल, समझो मतलब कहने का, अगर हम केवल E1 सेल इस्तेमाल करते तो हमको नल डिफ्लेक्शन किस लेंथ पे मिलता, ये E1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बताइए यहाँ से जो करंट जाएगी वो करंट ऐसे जाएगी, ऐसे, तो बताओ नल डिफ्लेक्शन मिलता मान लो L लेंथ पे,
तो बताओ हम क्या लिखते हैं, E1 बराबर होता KL। अब गौर से देखो E1 बराबर आया 210 K, तो ये लिखा है वो L। E1 की वैल्यू आई है K इंटू 210, तो L हो गया 210 सेंटीमीटर। यानी अगर हम ओनली E1 सेल इस्तेमाल करते तो नल डिफ्लेक्शन हमें 210 सेंटीमीटर पे मिलता। कोई हमसे कहा हम केवल E2 इस्तेमाल करें तो नल डिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा, तो ज़रा देखो E2 की वैल्यू ये आ रही है, देखो E2 बराबर K 90 सेंटीमीटर, तो ये वो L है यानी 90 सेंटीमीटर। ये नल डिफ्लेक्शन फॉर सेल E2। अगर हम E2 सेल को अलोन इस्तेमाल करें, अकेले इस्तेमाल करें, तो नल डिफ्लेक्शन 90 सेंटीमीटर पे मिलेगा। आई थिंक क्लियर। नोट करिए, अगला सवाल देखेंगे। नोट करिए जल्दी से, अगला सवाल देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल ये है, सर्किट हम आपको पहले दे रहे हैं। ये एक बैटरी है 2 वोल्ट का, ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस R हमको निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे जो वायर है, पोटेंशियोमीटर का जो वायर है, उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से ये जो वायर था, जैसे हम लोग AB कहते थे, ये 100 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने एक सेल जिसका EMF है 10 मिली वोल्ट, इसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ जोड़ते हुए चौकी को जब इस वायर पे स्लाइड कराया तो हमें नल पॉइंट मिला कहाँ पे, 40 सेंटीमीटर पर, 40 सेंटीमीटर पे। तो इधर वाली लेंथ है 60 सेंटीमीटर। इस सवाल में इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। मैंने कहा था ये लेंथ किसी सवाल में 100 भी हो सकती है, किसी में 200, किसी में 400 भी हो सकती है। तो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ फिक्स नहीं होती कोई स्टैंडर्ड, राइट। सवाल लिखिए, ए पोटेंशियोमीटर, क्वेश्चन लिखिए, ए पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, a potentiometer of length 100 centimeter has a resistance of 10 ohm, has a resistance of 10 ohm। आगे लिखें, it is connected in series, it is connected in series, it is connected in series with a resistance and a battery of EMF 2 volt, and a battery of EMF 2 volt। फुल स्टॉक वाले लिखिए, a source of EMF 2 volt, sorry, a source of EMF 10 millivolt, a source of EMF 10 millivolt is balanced against a length of
against a length of 40 centimeter, against a length of 40 centimeter of potentiometer wire, of potentiometer wire, full stop वाले की what is the value of, what is the value of external resistance R, what is the value of external resistance R। मैं एक बार सवाल रिपीट कर दे रहा हूँ। ए पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, ए पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो इसका मतलब हुआ ए से बी तक का जो वायर है इसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस 10 ओम। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये देखो 10 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस आर एंड बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। अब कह रहे हैं ए सोर्स ऑफ ईएमएफ 10 मिली वोल्ट इज बैलेंस्ड, बैलेंस नल पॉइंट, बैलेंस्ड अगेंस्ट ए लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो देखो सुनो ध्यान से, देखो कितना आसान, अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझा, ये नल पॉइंट है तो यहाँ से जो करंट आई होगी ऐसे, वो करंट इस वायर से होते हुए वापस बैटरी में आ गई होगी, यहाँ कोई करंट होगी नहीं। तो सुनना ध्यान से। अच्छा बताओ इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यार बताओ 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम, तो बताओ 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 10/100 यानी 1/10 ओम। तो 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस तो 40/10 यानी 4 ओम। तो बताओ बेटा ये जो रेजिस्टेंस होगा ये होगा 4 ओम और ये जो रेजिस्टेंस होगा ये होगा 6 ओम, पूरा 10 ओम है। तो जरा बताना तुम मुझे, अगर मैं तुमसे कहूँ कि बताओ ए से जे तक का पोटेंशियल का ड्रॉप बताओ, वो होगा I × 4 ओम। मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, अगर तुमने एक एक बात समझी है। ए से जे तक का पोटेंशियल ड्रॉप, इतने का पोटेंशियल ड्रॉप, वो होगा I × R। तो ये बताओ होगा I × 4 ओम। और यही पोटेंशियल ड्रॉप बताओ क्या इस रास्ते में भी होना चाहिए। तो इस रास्ते में आओ, पोटेंशियल का ड्रॉप कितना 10 मिली वोल्ट, और यहाँ कोई ड्रॉप है नहीं क्योंकि करंट नहीं है। तो ये बताओ 10 मिली वोल्ट के बराबर। तो ये देखो I × 4 बराबर 10 × 10 की पावर -3। तो I × 4 ये 10 की पावर -2। देख लो बेटा, तो I बराबर 1/400 एम्पियर, ये आ गई करंट। अब सुनना, अगर ये करंट आ गई तो बताओ ये करंट तो यहाँ घूमी है, तो इस क्लोज लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो। तो I बराबर बताओ 2 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस बोलो R प्लस यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस 10 R + 10। देख लो अच्छे से। और ये I दिया 1/400, तो 1/400 बराबर 2 अपॉन R + 10। तो R + 10 बराबर 800। तो R की वैल्यू बेटा 790 ओम, ये आंसर आएगा बेटा 790 ओम। कितना बढ़िया सवाल। आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ये वोल्टेज होता है, राइट, और फिर हमने यहाँ से यहाँ तक किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के वही करंट निकाल ली। नोट करिए, नोट करिए। एक सवाल और करते हैं हम लोग इसमें, इसे नोट करिए पहले। रब करा जाए, देखिए
चलिए देखिए सवाल लिखें, ए सेल, क्वेश्चन लिखिए, ए सेल गिव ए बैलेंस पॉइंट, ए सेल गिव ए बैलेंस पॉइंट with 85 centimeter, a cell give a balance point with 85 centimeter of a potentiometer wire, of a potentiometer wire, ठीक है। फुल स्टॉप वाला लिखिए, when the terminal of cell, when the terminal of cell are sorted, when the terminal of cell are sorted through a resistance of 7.5 ohm, through a resistance of 7.5 ohm, the balance point is obtained, balance point is obtained at 75 centimeter, balance point is obtained at 75 centimeter. Find internal resistance of cell, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर बताने को कहा गया है, राइट। तो सवाल पढ़ लो पहले अच्छे से, फिर हम सवाल करते हैं। देखो आपके दिमाग में वो फोटो बनना चाहिए सर्किट का, तभी सवाल कर पाएंगे आप। कह रहे हैं ए सेल गिव ए बैलेंस पॉइंट विद 85 सेंटीमीटर। तो ध्यान दो, यहाँ पर एक बैटरी होती थी, यहाँ एक रियोस्टेट का रेजिस्टेंस होता था, ये पोटेंशियोमीटर वायर होता था ए बी। अभी हमने पहले क्या करा, एक सेल को, ये सेल जिसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्शन करते हुए जॉकी को स्लाइड कराया, और हमने देखा इसमें नल डिफ्लेक्शन आया, और नल डिफ्लेक्शन आया तो ये लेंथ कितनी पाई गई, पहले लेंथ 85 सेंटीमीटर लिखा है, 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर पर, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से जो करंट आई होगी वो पूरी करंट यहाँ चली गई, यहाँ करंट 0 है, तभी तो इसमें नल डिफ्लेक्शन है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप और इस रास्ते का ड्रॉप बराबर है, तो E बराबर के L1 85, L1 लिख दे रहा हूँ मैं, चलो। हालांकि L1 की वैल्यू क्या हो गई 85 सेंटीमीटर। अब देखना ध्यान से, अब हमने इसी में क्या चेंज किया, इधर लिख दे रहा, तो ये जो E है वो बराबर के L1, और वो L1 की रीडिंग है 85 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमने सेल के टर्मिनल को, ये सेल टर्मिनल, हमने इसको शॉर्ट किया एक रेजिस्टेंस लगा करके, और वो रेजिस्टेंस है 7.5 ओम। ऐसे शॉर्ट का मतलब पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक। अब फिर हमने जॉकी स्लाइड किया, तो अब हमको वही नल डिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा है 75 सेंटीमीटर पे, तो ये हमको नल डिफ्लेक्शन अब की बार यहाँ कहीं मिल गया J', और ये नई रीडिंग आई 75 सेंटीमीटर, L2 बोलने, ये L1 था। तो बताओ बेटे तुम मुझे, अभी भी ये करंट यहीं से जा रही होगी, लेकिन सेल की एक करंट I1 अब ऐसे घूम रही होगी, यहाँ ऐसे, बोलो भाई, और इधर करंट अभी भी 0 होगी, अब ये करंट I1 ऐसे घूम रही होगी। तो अब याद करो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल E माइनस I1R, जिसे हम लोग V बोलते थे, और वो V बराबर KL2 होता था, याद आ रहा है। और फिर याद करो जो E होता था वो होता था I1R प्लस R, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और V होता था यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, और वो होता था I1 इंटू कैपिटल R। तो याद करो जब इनको डिवाइड करते थे तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R, इधर L1 बाई L2 के बराबर इनको डिवाइड कर दिया। तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R टाइम्स L1 अपॉन L2 माइनस 1, ये रिजल्ट निकाला था, याद करिए। और हमने कहा था स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल R 7.5 दिया है, ये वो रेजिस्टेंस है जो हमने सेल के टर्मिनल के अक्रॉस लगाया है,
L1 पुरानी रीडिंग थी 85 सेंटीमीटर, L2 नई रीडिंग 75 माइनस 1, तो ये 10/75, तो ये आ रहा देखो 1 ओम। आंसर नोट कर लीजिए। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ पर बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा ख़त्म होता है। मैं आपको एक लेक्चर कल सैटरडे को आपको रिवीजन लेक्चर श्याम सर का मिलेगा, संडे को मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक लेक्चर रिवीजन का डालूँगा। कल और परसों आपको दोनों लेक्चर मिलेंगे, उन्हें आप देखिएगा। उसके बाद मंडे को हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।